अब देखो इस अध्याय में किताब के समझ लो है कि नहीं, सब पढ़ेंगे कैसे? अब देखो ये क्या है, षड विरेचन शताशतीय अध्याय। पढ़ो जो इसका श्लोक से पढ़ो। श्लोक नहीं इसमें श्लोक कुछ पढ़ने लायक चक्रपाणी के मतानुसार प्रस्तुत अध्याय देशज चतुष्टक वर्ग का चौथा अध्याय अंतिम अध्याय है। पिछले द्वितीय अध्याय में अंतः परिमार्जन और द्वितीय अध्याय में बहिर्परिमार्जन और अच्छा, द्वितीय अध्याय में क्या होता है? अंतः परिमार्जन। अंतः परिमार्जन मतलब द्वितीय अध्याय में ऐसे औषध द्रव्यों को का वर्णन किया गया है जिसको शरीर के अंदर लिया जाता है। अंतः परिमार्जन, अंदर से जो जाकर के शरीर को शुद्ध करती है। और तीसरे अध्याय में क्या होता है? बहिर्परिमार्जन। बहिर्परिमार्जन मतलब जो बाहर से लिए अभ्यान ये सब किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है उभय परिमार्जन होता है। अंतः भी बताया है और बाहिर भी बताया है। ठीक ना? चलो आगे बोलो। उभय परिमार्जन औषधियों का निर्देश करने के लिए यह अध्याय अध्यायगत विषय वर्णन की भूमिका। इस तंत्र में 600 विरेचनों का वर्णन। विरेचनार्थी योगों के आश्रय 6 हैं। 5 कसाइयों की योनियां जातियां हैं। 5 कसाइयों की कल्पनाएं हैं। 50 महाकषाय हैं तथा 500 कषाय हैं। इस प्रकार इस अध्याय में उपयुक्त विषयों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। 50 महाकषाय और 500 कषाय। इस अध्याय में इतना वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको नोट तुम लोग करते जाओ। हम इसलिए लिख पा रहे हैं ना कि ये सारी चीजें तुम्हारा उसके लिए है ना, क्या बोलते हैं, जब तुम लोग पीजी की तैयारी वगैरह करोगे, ठीक ना, तो उसमें एक पूछता है कि षड विरेचन शताशती अध्याय जैसे पूछ लिया या पूछ लिया चरक में कितने विरेचन योगों का वर्णन किया है? 600। विरेचन कषाय 6। क्या लिखा तो है ही, वो तो सब कुछ लिखा है। उसको पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसका नोट्स बनाना चाहिए। कैसे लिखा तो सब चीज लिखा ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैसे उसको पढ़ते हैं उसको नोट डाउन कर लोगे ना तो रिवाइज जब करोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद 600 भवन विरेचन योग। भवन विरेचन योग लिख दिया 600। अच्छा आप देखो, शुरू में इन्होंने कहा कि मैं विरेचन योग इसमें 600, ठीक है। अब यहाँ पे इस विरेचन का मतलब जानते हो क्या है? विरेचन सामान्य रूप से किसको कहते हैं? अधोमार्ग से उदा मार्ग से दोषों का निकालना। अब वो भी किस कंडीशन में? उदा मार्ग से बस्ती से भी निकलता है दोष, लेकिन विरेचन उसको कहते हैं जो मुख मार्ग से औषधि प्रयोग करें और उदा मार्ग से दोष का निर्धारण, वो विरेचन है। और बस्ती में क्या होता है कि बस्ती में उदा मार्ग से ही औषधि दी जाती है और उदा मार्ग से दोषों का निर्धारण होता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि 600 विरेचन योग है। फिर आगे जाओगे ना तो इन्होंने कह दिया कि वामक योग 345 और विरेचक योग 255। यही है ना जी? आगे देखो तो आगे इस प्रकार वमन योग 355 और ये 245। ठीक है। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ, चरक ने जो विरेचन योग 600 बताया है, शुरू में तो कहा विरेचन योग, और जब इसको क्लासिफाई अलग अलग डिवाइड किया
तो कहा दिया कि इसमें वामक योग 355 है और विरेचक योग 200 355 ही है ठीक है 355 245। तो अब इसका मतलब ये होता है चरक ने जो यहाँ 600 विरेचन कहा है तो इस विरेचन का मतलब ये वमन और विरेचन दोनों है। समझाया? चरक ने सूत्र स्थान 4 में विरेचन शब्द का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ वमन और विरेचन दोनों है। विरेचन उन्होंने इसलिए क्या कहा है कि दोषों का विशिष्ट रूप से जो रेचन कराया जाता है। रेचन कराना मतलब शरीर से बाहर निकालना। तो उसका उस अर्थ में इन्होंने 600 लिखा है कि 600 जो है विरेचन योग है। समझ में आया ना? कि मतलब इस विरेचन का मतलब वमन और विरेचन दोनों है जो यहाँ लिखा है, इसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन जो इस अध्याय में विरेचन है, जो सन विरेचन लिखा है, तो इस विरेचन का मतलब वामन और विरेचन दोनों है। वामक योग 355 और विरेचक योग 245। और इस प्रकार वमन विरेचन द्रव्यों के आश्रय दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल, फल ये 6 पदार्थ विरेचन के आश्रय बताए जाते हैं। आश्रय मतलब विरेचक द्रव्यों का क्या कहाँ उनके रहता है ना? तो उसका है मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, क्षीरम। यही है ना? मूल है, पत्र है, फल है, पुष्प है, त्वचा और दुग्ध। ये है ना? 6 आश्रय होते हैं। 6 जगह माने विरेचक द्रव्यों का 6 पार्ट हम लोग यूज करते हैं। समझ आ रहा है तुमको? 6 पार्ट उसका यूज करते हैं। क्या? या तो उस औषधि का मूल यूज करेंगे, या पत्र, या फल, या पुष्प, या उसका त्वक, या क्षीर। त्वक मतलब क्या होता है? उसकी छाल। ठीक ना? ये इनके क्षीर ही ना दूध होता है। ठीक है? तो अब जो है उनके 6 चीज उनके इस्तेमाल होते हैं। और ये सब वमन विरेचन दोनों का वर्णन कर रहा है। ये दोनों के लिए वामक द्रव्य हो या विरेचक द्रव्य हो, ये 6 उसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद कहा है पंच कषाय योनिया तथा पंच कषाय कल्पना। अब पंच कषाय योनिया होने का कि पंच कषाय योनिया क्या माने कषाय किससे उत्पन्न होता है? ठीक ना? इसके उत्पत्ति के कारण क्या है? ठीक ना? तो जो तुम्हारे षड रस हैं, 6 रस हैं, कौन तो उसमें जो पंचकषाय योनियों में लवण रस नहीं है। लवण रस को छोड़ करके बाकी जो 5 रस हैं वो पंचकषाय योनियां हैं। माने उनसे जो है कषाय बनता है। ठीक है? लवण रस वर्जित है। लवण रस से नहीं कोई माने सिर्फ लवण रस से किसी प्रकार का वो पंचकषाय नहीं होगा, कषाय रस नहीं, कषाय नहीं होता है। अब यहाँ कषाय मतलब कसैला नहीं है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ कषाय मतलब कसैला चीज से नहीं मतलब है। ठीक ना? जैसे मधुरम लवण प्रकृति कषाय है तो वो वाला कषाय नहीं है। इन्होंने इस कषाय के साथ ग्रुप एक वर्णन किया है। ठीक ना? जैसे देखो क्या है पंच कषाय योनि, ये ग्रुप है। कैसे उसको लेकर के यूज करते हैं वहां ही वर्णन है। फिर इन्होंने कहा पंच कषाय कल्पना। ठीक ना? कषाय कल्पना, कल्पना का मतलब क्या होता है? सोच किसी चीज का विचार करना। सोच कहाँ है? सोच विचार करना। वो कल्पना नहीं है। नहीं, बोलो जी। कल्पना वही करना है। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी अलग है, इसीलिए मैं बताने से पहले तुम लोगों से पूछा हूँ कल्पना का मतलब क्या है। पंचकषाय कल्पना कल्पना में टाइम तो कहीं नहीं होता है। कल्पना का मतलब यहाँ पे है कि हम कषाय द्रव्य हमको मालूम मिल गए, हमें औषधि मिल गई, मूल पत्र फल पुष्प सारी चीज मिल रही है तुमको। ठीक है, हमें औषधि मिल गई, लेकिन हम पेशेंट को कैसे उसको देंगे
ये कल्पना है, किस रूप में, किस फॉर्म में उसको हम मरीज को देंगे। मतलब उसका स्वरूप कह सकते हैं क्योंकि किस रूप में देंगे उसे। हाँ, किस फॉर्म में देंगे। तो इन्होंने अब देखो, इन्होंने क्यों ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो वो है आंवला है, आंवले का सीजन इस समय चल रहा है, मतलब खत्म होने वाला है, तो इसमें आंवले का थोड़ा सा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आंवले को थोड़ा मिल गया, रस उसका निचोड़ के दे दिए। लेकिन अभी 2 महीने बाद महीने आ जाएगी, अगर मरीज को हमको आंवला देना होगा, स्वरस तो मिला नहीं, तो अब क्या देंगे उसमें, तो उसके अभाव में उन्होंने दूसरी कल्पना बनाई। मतलब उसी का अल्टरनेट। हाँ, मतलब अगर स्वरस नहीं मिला तो उसका चूर्ण यूज करेंगे, चूर्ण भी नहीं यूज करने लायक है तो उसका काढ़ा बना के देंगे। तो यही पंच कथाएं कल्पना में इन्होंने कहा 5 कल्पनाएं बताई, स्वरस, कल्प, श्रित, शीत, खंड, ये 5 कल्पना, मतलब 5 रूप में इन्होंने कहा है कि हम उसको अभी तुम लोग पढ़ना, तो ये 5 रूप में उसको हम दे सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसका स्वरस नहीं निकल पाता है, कई ऐसे पौधे हैं जिसको रगड़ कर जाओगे तो लोग उसका रस जल्दी नहीं निकलेगा, तो उसका अगली कल्पना बना दे, उसका पेस्ट बना दीजिए। कल्प का है, पेस्ट बना करके दे दीजिए। पेस्ट में भी नहीं हुआ तो काढ़ा बना के देते हैं हम लोग कुछ चीजों का, काढ़ा भी नहीं हुआ तो रात 10 को पानी में भिगो दो, सुबह उसको छान करके पी लो, होता है ना। फिर वो एक कल्पना है जैसे वो ग्रीन टी वाली एक कल्पना है, क्या है ग्रीन टी, कैसे पीते हो, हाँ, तो ये 5 कल्पना है। जैसे उसका क्या है कि पानी खौला लो, उसमें डाल दो, इसके बाद उसको ढक दो, अब उसको हीट नहीं देना है, जितना एक टेम्परेचर देना है दे दिया। इसी तरह से वो पूछते हैं तो उसको खौला लिया, फिर उसमें डाल करके ग्रीन पत्ती उसको ढक दिया और वो बर्नर ऑफ कर दिया। तो ये कल्पनाएं जो है 5 कल्पनाएं उसकी बताई, इसको ले लें तो ये पंचकषाय कल्पना है। इसके बाद इन्होंने 50 महाकषाय बताया, जैसे जीवनी द्रव्य, निगहनी द्रव्य, निगौण द्रव्य, ऐसे द्रव्य 10-10 करके जो 50 महाकषाय बताया, 50 वर्ग बताया, जीवनी, निगहनी, लंघनी, ऐसे करके कि 10-10 द्रव्य को एक महाकषाय बनाया। इस तरह कुल मिला करके 500 कषाय का वर्णन इस अध्याय में किया है। षड विरेचन शताशती अध्याय, ये अध्याय कौन सा है, चौथा। किस चतुष्क में आता है, किस चतुष्क में आता है, द्वितीय अध्याय का पहला अध्याय किस चतुष्क में आता है, केसर चतुष्क का अंतिम अध्याय है, केसर चतुष्क का अंतिम अध्याय, ठीक है। अब आगे बढ़ो। पूर्वोक्त 50 महाकषायों का व्याख्यान है। तुम लोग इसको ना अपने भी जैसे हमने बता दिए, तो अपने भी जा करके वो पेज पढ़ो, उसका विवरण पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, जो नहीं समझ में आए उसको पूछो, ठीक ना। जो भाग सब समझ में आएगा, इतना मैं बता देता हूँ यहाँ कि फिर तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो उसको हमसे पूछो, लेकिन एकदम पेंसिल लेकर के। पहली बार में चरक संहिता को पेन से नहीं पढ़ा जाता है, पहली बार में पेंसिल से पढ़ा जाता है, पेंसिल लेके उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछो, फिर जब तुमको थोड़ा समझ में आने लगेगा फिर पेन उठाओगे, तो तुम्हारा चरक संहिता का पढ़ाई ये होगा कि अगली बार जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसी पे पेन जाएगा, और जब तुम रिवाइज करने जाओगे तो तुमको कम समय में वो रिवाइज हो करके याद हो जाएगा। पहली बार पेन चला दो तो फिर दोबारा आप उसको हटाने का इरेज तो कर नहीं सकते हो, पहली बार पेंसिल लेके पढ़ो। हाँ बोलो। यहाँ प्रथम तथा तृतीय वर्ग में 6-6 महाकषायों का, द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग में 4-4 महाकषायों का, 5वें वर्ग में 7 महाकषायों का, 6ठे वर्ग में 3 महाकषायों का, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें वर्ग में 5 महाकषाय। अब तुम लोग सीधे जो है उसको लेकिन तुम लोग अपने से उसको देख लेना। अब आ जाओ कल्पना पे।
ठीक है, हमको दोनों किताब पढ़ना। कल्पना पे आ जाओ। ये जितने महाकथाएं है ना, उसको बस एक बार देख लेना, नाम बस पढ़ लेना, मैं घड़िया देख ली, ये सारी चीजें, इसमें अलग से कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी साल एक किसी महाकथा की पढ़ी है, ठीक ना, जैसे हिंदी महाकथा है पे पढ़ी है, उसमें कौन से द्रव्य है क्या है वही की पढ़ी आती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आगे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये श्लोक नंबर 2 का 7वां, ठीक है, पंचकषाय कल्पना है ना, पंचकषाय कल्पना है ना, पंचविधम कषाय कल्पनामिति तद्यथा सर्वसा कल्प श्रितः शीता कांत कषाय इति, है ना। तुम लोग को किताब किसी के पास नहीं। स्वरस का लक्षण किसको याद कर लेना, जितने पंचकषाय हैं, क्योंकि तुम लोग जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आएगा ये रसशास्त्र भैसजी कल्पना, अब पूरा एक सब्जेक्ट है इसमें। थर्ड ईयर में जाओगे तो भैसजी कल्पना सब्जेक्ट है, जिसमें औषधों के बारे में पूरा लिखा है कि कैसे कैसे किस किस कल्पना में उसका उपयोग करते हैं। इसका फोटो खींचो जी, फोटो खींचो, देखो मोबाइल में बड़ी ना, ऐसे कैसे भी ले लो। पंचकषाय कल्पना, तो उस पंचकषाय कल्पना में यही 5 कल्पनाएं बताई गई। ये फुल क्वेश्चन आता है पंचकषाय कल्पना चरक का। नोट्स वगैरह तुम लोग कुछ बना रहे हो, हमको एक बार दिखा देना तुम लोग बना करके, थोड़ा हम हाँ, उसको तो वो जानते हैं, तो लोग अभी नहीं काम करेगा वाइवा में और फाइनल में, मतलब हम लोग कभी कोई परीक्षा देने जाओगे तो बहुत हेल्प करेगा। हो गया, कौन से सातवां कौन से ये श्लोक, ये श्लोक, ये श्लोक, ठीक ना, और इसको चलो पंचकषाय कल्पना में कल्पना की परिभाषा लिख देना पहले, ठीक है, उसको लिख देना नहीं बता दे रहे ना तुम लोग, मतलब उसको परिभाषा लिख देना कषाय की कल्पना किसको करते हैं वो लिख देना। और अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो पंचकषाय कल्पना जो है वो कोई थर्ड ईयर का तुम्हारा सीनियर होगा या लाइब्रेरी से भैसजी कल्पना की किताब निकाल लेना, उसमें पंचकषाय कल्पना बहुत बढ़िया दिया होगा, उसी से उतार। पंचकषाय कल्पना में यही 5 रहेगा ना? हाँ, रहेगा तो यही 5, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा इलाबोरेट रखा हो। नहीं अगर है तो ठीक है, हाँ नहीं ये तो सब में दिया हुआ है, ये इतना तुम लिख सकती हो, लेकिन जब लिखने लगोगी ना तो 1.5-2 पेज में खत्म हो जाएगा। 1.5-2 पेज में, क्योंकि जितना याद जब करोगी, इतना याद करने तो 80% तुम लर्न कर पाओगे, 20% छूट जाएगा, और जब लिखना शुरू करोगे तो 60 to 70% में ही वो खत्म हो जाएगा, उसमें भी एक आध लाइन छूट जाती है, ठीक है।
तो जब ज्यादा याद रहेगा तो उसको लिखते लिखते थोड़ा सा, बाकी यही चीज उसमें भी है। हो गया जी। अब इसको पढ़ो, स्वरस का तुम पढ़ो। हाँ अभीष्ट द्रव्य को यंत्र विशेष नहीं स्वरस का हो, यंत्र निष्पीडितात् द्रव्याद्रस स्वरस उच्यते। यंत्र निष्पीडितात्, कितना द्रव्याद्रस स्वरस उच्यते। ऐसा माने यंत्र, माने किसी यंत्र शस्त्र से निष्पीडितात् मतलब दबा करके जिस द्रव्य का रस निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्वरस। ठीक ना? उसमें जब आगे तुम लोग उसमें पढ़ोगी ना, मतलब स्वरस का मतलब क्या है? उसका अपना स्व माने अपना रस, जिसको हम किसी यंत्र से शस्त्र से हाथ से दबा करके निकाल देते हैं, वही उसका स्वरस होता है। तो स्वरस रहेगा तो दो तीन चीजें उसके बारे में याद करो। स्वरस अगर है तो वो पूरी पोटेंसी में है। जैसे मान लो उसका अपना रस है, नींबू है, नींबू का अपना रस है तो पूरे अपने फुल फॉर्म में है। आंवले का रस है, पूरे फुल फॉर्म में है, पूरा उसका पावर है। वही अगर सूख गया आंवला तो उसका क्या होता है? थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। कोई भी चीज सूख जाता है तो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो चीज यंत्र के द्वारा दबा करके निकाला जाता है, जो रस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वरस बोलते हैं। ठीक है। और कल का बोलो, यह पिंडों की तरह संकल्प परिकीर्तिता, परिकीर्तिता, यह पिंडों, ठीक ना? जो पिंड रस पिस्ता, इसमें तो सबके श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना, हाँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना हाँ सब लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके परिभाषा वाले जो है ना, तो उसको याद कर लेना कि स्वरस क्या होता है। मतलब सर हाँ। क्वेश्चन आएगा तो मतलब ये क्या श्लोक लिखेंगे उसके बाद? हाँ, उसके बाद उसका अर्थ लिख देना, और उसके बाद जो मीमांस में जैसे लिखा हुआ है, जैसे कुछ ऐसे द्रव्य, अब इसमें नहीं नीचे हो सकता लिखा होगा, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसको जैसे तुरंत जो है पीसोगे तुम लोग तो उसका रस ही नहीं निकलेगा और चाहिए उसका स्वरस, तो उसको बताया है कि उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं, उसको किसी फॉर्म में हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर उसको रगड़ेंगे तो उसका रस निकल जाएगा। ठीक ना? या उसको उसका बना करके बिल्कुल पेस्ट बना करके कपड़े में लेकर के निचोड़ देंगे, वो तो उसका रस बन जाएगा, स्वरस बन जाएगा। तो ऑप्शन पर वही होता है क्या? नहीं जी, तुम तो काढ़ा पे पहुंच गए, डिकॉक्शन काढ़ा पे बोलते हैं। ठीक है, चलो स्वरस हो गया। ठीक ना? इसका देखो इसमें लिखा है स्वरस को एक्सप्रेस जूस, जूस लिखा है। कल का क्या है? यह पिंडो रस पिस्ता नाम परिकीर्तिता। जैसे क्या है कि किसी को रस पिस्ताना, थोड़ा सा लिक्विड मिला करके जिसको पीस करके, जैसे चटनी बनाते हो, चटनी बनाती हो तो चटनी क्या है? वो कल्प का उदाहरण है। मैं डायरेक्ट नहीं निकला उससे रस, तो थोड़ा उसमें हमने क्या किया कि वो पानी मिला दिया, दूध मिला दिया, जो भी चीज हम उसको मिला करके उसको पीस दिए, वो क्या हो गया? कल्प हो गया। ठीक है। अब क्वाच का देखो, हाँ क्या बोले वाला? वहनव। इसको हमेशा जो ह में ना आया रहेगा तो पहले ह पढ़ते हैं, ठीक ना? फिर ना पढ़ते हैं। तो वहनव तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सका। चिकित्सका उसको, चिकित्सक लोग उसको श्रित बोलते हैं। किसको? वहनव तु क्वथितम। वहनी मतलब होता है आग, वाहनी मतलब आग होता है। आग पे जो हम काढ़ा बनाते हैं, जो तुम डिकॉक्शन कर रहे हो, यही है। वहनव तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सका। तो उसको ना इसका हिंदी पढ़ो। जो फूड द्रव्य को एक फल और द्रव्य से 16 गुना पानी डालकर मन अग्नि से काढ़ा करें अथवा भाग के शरीर में उतार ले, उसके बाद उसे छानकर गुनगुना होने पर विद्वान चिकित्सक रोगी को दिलाए, इसी का नाम सिर्फ क्वाथ या कषाय है। ठीक है। जिसको
क्वाथ कहते हैं, शीत कल्पना, ठीक है। इसके बाद एक आती है शीत कल्पना, शीत कल्पना। द्रव्य धातुविकार प्रयोगे संस्कृतात् कषायो यो अभिनिर्याति कषायिका समुदायिका इसे तो मैं पढ़ रहा हूँ। द्रव्यात् आपोक्षितात् तोय, रात भर उसको पानी में भिगो दो। तत्पुनर्निशि संस्थिता, तत्पुनर्निशि संस्थिता, द्रव्य को पानी में लेकर के पुनर्निशि संस्थिता, निशि मतलब रात्रि होता है, रात भर उसको छोड़ दें। कषायो यो अभिनिर्याति, कषायो यो अभिनिर्याति संस्थिता समुदायिका। अगर ये श्लोक नहीं आता तो वो करना परेशान होना, इसकी परिभाषा बस लिख लें, ठीक है। कि रात भर कोई भी टूटा हुआ द्रव्य है उसको डाल दिया पानी में, ठंडे पानी में डाल दिया और सुबह उसको छान करके पी लिया, या उसको मसाज करके छान करके पी लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? शीत कल्पना। शीत मतलब ठंडा, ये काढ़ा नहीं है। काढ़े को खौला करके, अच्छा काढ़ा का फिर आगे जाओगे तो उसका मान दिया है कि कितना द्रव्य रहेगा, कितना उसमें पानी डालेंगे, कितना बचेगा, वो काढ़ा होगा। लेकिन तुमको यहाँ से परिभाषा याद करनी है। कितना जनरली सामान्य नियम ये होता है कि 1 गुना पानी लिया, 1 गुना द्रव्य लिया, 8 से 16 गुना तक पानी लिया और 4 गुना शेष रात को पता लोगों कि काढ़ा कैसे बनता है। उन लोगों से भी पूछा जा सकता है, जैसे आप लोग जान जाएंगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये है कितना द्रव्य हो उसका 4 गुना से लेकर के 8 गुना तक पानी डलवाओ, रात भर छोड़ दो भीगने को। अच्छा क्यों ऐसा करते हैं? रात भर मॉडर्न में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों करते हैं? जो रहती है पानी में रिलीज हो जाती है, उसको पानी में डलवाना और खौलवाना, क्यों ऐसा करते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है। ऑस्मोसिस क्या है? सर वही है कि वही जो उसका द्रव्य का जो वो वही एक्सट्रैक्शन होता है। पानी में उसके रहते हैं पानी में गुण है उसका। तो वो वाटर में चला है। तो फिर ये शीत कल्पना क्यों है? तो फिर शीत में ही नहीं आ जाएगा। सर बॉयल करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन और भी उसमें मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा वाटर में। नहीं देखो, तुम बता रहे हो सही, थोड़ा सा उसको सुधार करो। कुछ होता है ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं हर चीज में, किसी भी चीज में। तो जो ही पानी में भिगोगे 6 से 8 घंटे, ये देख 2 मिनट, तो 6 से 8 घंटा जब भी भिगोगे तो उसके जितने वाटर सॉल्युबल कंटेंट्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं कंटेंट जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। हर प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम अगर पानी में भिगो दें तो वो टॉक्सिक भी होता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल जो उसके कंटेंट होते हैं वो बस आ जाते हैं, जो टॉक्सिक कंटेंट होते हैं उसी में रहते हैं। वो कब आते हैं? जब उसको हम हीट करते हैं। तो जिस द्रव्य में हमको लगे कि सिंपल उसके प्रॉपर्टी लेने हैं, समझ आ रहा है? जैसे तुम लोग दालचीनी मसाले में डालती हो ना, कैसे डालती हो? लकड़ी उसकी डाल देते हैं, खड़े उसका छिलका ही डाल देते हैं। क्यों? वो इसलिए कि उसका बस मामूली से कंटेंट हमको चाहिए। उसको पाउडर करके डाल दो तुम लोग तो बहुत हाई हो जाएगा। जब ये कोरोना फैला हुआ था तो कुछ लोगों ने पूरा हल्ला करना शुरू कर दिया कि कितने लोगों की किडनी डैमेज होने लगी है, आयुर्वेद का जो है गिलोय और वो लेने से और काढ़ा वाले से हुआ था ना, वो सही था। कारण क्या है कि जो भी आयुर्वेद में जो भी चीजें शास्त्र में बताई गई है जिस रूप में कि तुम्हारे 5 कल्पनाएं क्यों बताई गई है भाई? शीत कल्पना क्यों है? बस उसको रात में ठंडे पानी में भिगो, सुबह छान के पी लो, क्योंकि उसको अगर हीट करोगी तो उसके ज्यादा एल्कलाइड आ जाएगी तुम्हारे बॉडी में, फिर वो आकर के तुम्हारे शरीर को नुकसान। उस समय लोग क्या कहते हैं, गिलोय को इतने बड़े-बड़े डंठल लेके कूच-कूच के पीना शुरू कर दिए थे। इतनी वो दालचीनी और वो काली मिर्च खाना लोग शुरू कर दिए थे। कोई पैरामीटर नहीं बनाया, कुछ नहीं पैरामीटर उसका था उनके अनुसार। वो बस सुन लिए कि दालचीनी काम करता है, ये पीपली काम करता है, ठीक ना, मेथी काम कर रहा है। आजकल एक चला हुआ है ट्रेंड मेथी वाला, डायबिटीज में जो है मेथी 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच डाल कर दिए जा रहे हैं। ये गलत है।
हमारे यहाँ मेथी का क्या दिया गया अनुपात? तुम लोग जब सब्जी बनाती हो तो इतना सा फोरन में डालती हो तो एक परिवार के लिए उतना सफिशिएंट है। पूरी एक 4-6 लोगों की फैमिली है, पूरा उतने लोगों के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन अब जब तुम उसका मिसयूज करोगे तो बीमारी तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और मतलब आयुर्वेद ने कहा है एक जगह भी, कोई भी ऐसी औषधि नहीं है, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो कि औषधि न हो। धरती का कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि औषधि न हो, लेकिन उसका प्रयोग युक्ति के अनुसार अगर आप करेंगे तभी, ठीक है ना। तो ये कल्पनाएं उसी के हिसाब से बनाई गई है। और जो मैं उस पे आ गया हम लोग काफी कहते हैं कि इसीलिए बताया कि बहुत ज्यादा जिसको है अगर उबाल दोगे, अच्छा कई ऐसे हैं जो वोलेटाइल जिसमें होते हैं, अगर उनका काढ़ा बना दोगे तेल उसका उड़ जाएगा, फिर कैसे इस्तेमाल करोगे? उसके लिए शीत का बना बताया, शीत का बना बस भिगो दो, पानी में भिगो दो, उसके सारे आ जाएंगे। पानी का बना उसी तरह बता दिया, जैसे वो है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रीन टी वाला। ग्रीन टी तुम लोग पिए हो, थोड़ा उसको पानी में डाल के खौला दो 10 मिनट, देखो जहर जैसा हो जाता है, बहुत कड़वा हो जाता है वो। मतलब उसी चीज को बस डाल के ढक के 2 मिनट में पी लो तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन उसी को अगर आधे घंटे खौला दो या 2 मिनट खौला दो केवल, तो देखो पीने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। लिखा रहता है 85 डिग्री तक ही खौला है, 50 डिग्री तक लिखा रहता है, तो मतलब नहीं है उसको ढक करके छोड़ दो, जितना जरूरत है वो खा लेगा, ठीक है। चलो नहीं हो गया। हाँ, फांड की परिभाषा, फांड वाला याद करना। देखो क्या है, क्षिप्त का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त वाक्य क्षिप्त माने ऊपर से डालो, क्षिप्त मतलब डालो। हाँ, तो कारण उष्ण तो गर्म जल में क्षिप्त करिए उसको, औषधि को डाल दीजिए, ठीक ना। मृदितम तक फांडन करके देता, ठीक ना। उसके बाद हाथ से मसलने वो क्या हो गया, फांड। और इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है आगे, पंचविध कषाय कल्पना के गुणों में तारतम्य। पढ़ो इसके हिंदी पढ़ो। कल्पना का उपयोग, हाँ चलो, कल्पना का उपयोग नहीं, ये वाला श्लोक 7वां तेषां यथा पूर्वं बलादित्यं अतः कषाय कल्पना व्याघ्र दुर्बलापेक्षिणी विवेकं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगिनी। अब ये क्या कर रहा है, ये उत्तरोत्तर जो क्या होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। मतलब सबसे अच्छा बलवान कौन होता है? स्वरस। सब क्यों? हम पहले बताए ना, एकदम बिल्कुल नेचुरल एंटीबायोटिक इसमें सब रहता है। स्वरस सबसे बलवान होता है, स्वरस से थोड़ा कम क्या होगा, कल, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, श्रेष्ठ, फिर शीत, फिर फांड। या नीचे से देखोगे तो सबसे कमजोर फांड, उसके बाद ऊपर आते आते और सबसे बलवान, ठीक ना। इसको तुम लोग पूरा पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग इसको खूब अच्छी तरह 4 अध्याय पढ़ लो। एक दिन हम लोगों से थोड़ा इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं। टेस्ट नहीं लेंगे हम, उसको टेस्ट में समझें तो तुम लोग भाग जाओगे, तो रहोगे नहीं, ठीक ना। लेकिन तुम लोगों का मैं तैयार करवा दूंगा चारों चीज खूब अच्छी तरह से, बस आते तुम लोग पढ़ लो और एक डेट हमको बता दो कि सर इस डेट मतलब कितना दिन तुम लोग इसको पढ़ने में लगेगा। खूब बढ़िया ढंग से इसको पढ़ो, नहीं समझ में आए हमसे पूछो, ठीक ना। बीच में मैं आगे वाला मसला तय करा था, ठीक ना। लेकिन एक बार हम सोच रहे हैं कि इसको होली से पहले हो जाएगा। नहीं तुम लोग देखना ना, तुम लोग देख लो, तुम लोग अपने हिसाब से बता दो, ठीक है। तो तुम लोगों का ये चारों चित्र मैं बिल्कुल सही करा जो आदमी से ना होता है। दोनों बोले छोटी को नंबर तक है, कल है कब होगा?
होना चाहिए, होगा होना क्या चाहिए, होगा नोटिस लगी नोटिस लगना चाहिए, नोटिस आती है नहीं छुट्टी की, कुछ नहीं आता, मैं तैयार होके आ जाती हूँ, मुझे पता तो चलता गलत है। है। हाँ तुमको क्या से देखते नहीं लगा रहे बाद में लगता है, हम लोग सुबह आके देखे थे 9 बजे तक ना छुट्टी की नोटिस 2 बजे तक आ जानी चाहिए भाई, 2 बजे तक छुट्टी की नोटिस आ जानी चाहिए, छुट्टी किस होगा क्लास में आना चाहिए भैया, तो नहीं, नोटिस बोर्ड पे मिला क्या है, कॉलेज में आ जाए। कॉलेज का है लोग कोई मनु बजट पैसा के बात करेंगे तो हम छुट्टी करोगे, नहीं आने बुलाने वालों की नोटिस रहती है, वही देते हैं। अच्छा वो भेजते हैं, तो हम आज देखते हैं छुट्टी होनी चाहिए तो होगी, आखिर यूनिवर्सिटी की लिस्ट तो मेरे पास है छुट्टी की, लेकिन उससे तुम लोगों की छुट्टी नहीं हो पाता है, एक कल तो होगा होना चाहिए, नहीं हाँ यूनिवर्सिटी की छुट्टी तो कॉलेज में क्या होती है? आखिर यूनिवर्सिटी में 2-3 की ऐसी छुट्टियां होती हैं, जैसे एक होती है अगस्त छुट्टी, एक डिस्ट्रिक्ट सुना इधर बड़े बाबू साहब जी पूछा कोई छुट्टी है कि नहीं है, तो नोटिस छुट्टी काहे नहीं निकाले, मुझसे कहा नोटिस निकालो, छुट्टी होगी तो तुम लोग छुट्टी का थोड़ा सा उपयोग किया करो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नहीं कपड़ा तो संडे मिलता है ना कपड़ा धुलने के लिए, संडे को सब बोलते हैं, इसलिए नहीं होता। थोड़ा सा ना इसको पढ़ो जरा, तुम लोग दिन में तैयार करो ना, थैंक यू सर। हिंदी अभी मैं ये कुछ देर में दे रहा इसका एक क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है, दोनों क्या पूछ रहा है, निदान परिवर्तन तो होता है, तो अगर आज का मतलब लोग बीएमएस डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो ना रहता कोई बीमारी जो ऐसा हो सकता है ऐसा निदान परिवर्तन का क्या होता है, निदान परिवर्तन का मतलब क्या समझते हो, सर जिसमें किसी भी चीज को सर वो उसको वेट करके ट्रांसफर कर दिया जाए, जो भी डायग्नोसिस रहता है। निदान परिवर्तन को किसी को पता है क्या होता है, तो निदान परिवर्तन समझ ही नहीं पा रहे, वर्ड ही नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हम कहें चलो क्लास करो, निदान परिवर्तन ये डॉक्टर के क्षेत्र का है ही नहीं, ठीक है, देखो अभी हम बस इसका अर्थ समझ लो, निदान का मतलब क्या होता है, रोग मुक्त करना। नहीं रोग का पता करना कौन सा रोग है, जो भी रोगोत्पादक हेतु निदानम, निदान का मतलब जो रोग को उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, निदान उसको बोलते हैं, तो पंच निदान तुम बता रही हो, ये निदान का मतलब होता है जो भी चीज रोग उत्पन्न करे वो निदान है, ठीक है, हमने आइसक्रीम खा लिया जाड़े की रात में, हमें सर्दी हो गई, तो मेरे लिए वो आइसक्रीम ही रोगोत्पादक हेतु है, उस रोग का निदान वही है, तुम लोग गए कहीं मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हमारे लिए रोगोत्पादक हेतु क्या है, मच्छर है, तो ये निदान का मतलब समझ गए, और परिवर्तन का मतलब उसका त्याग करना, ठीक है, त्याग करना, समझ में आ गया, परिवर्तन मतलब उसका त्याग करना। अब तुम बताओ निदान परिवर्तन का मतलब क्या होगा, जो चीज रोग को उत्पन्न कर रहा है उससे परहेज करना, तो डॉक्टर इसमें कौन सी प्रैक्टिस करना ये पड़ेगा, मतलब बताते हैं पेशेंट्स को ये सब चीजें, डॉक्टर के पास रोग होने के बाद नहीं जाओगे,
अब क्या होते हैं, अब ये कौन बता रहा है, आजकल जो ट्रेंड चला है, ये कौन बता रहा है, ये जो डाइटिशियन जो है वो लोग हॉस्पिटल में उनको भी चैम्बर दे दिया जा रहा है कि वो भी डाइट बताते हैं। ये करिए भाई, आपको बता रहे ये तो पेरेंट्स माने माँ बाप भी और सब लोग जानते हैं कि ये काम मत करो, नहीं तो ये रोग हो जाएगा। कहते हैं ना जाड़े में रात को मत नहाओ, क्यों, क्योंकि सर्दी हो जाएगी। तो वही निदान परिवर्तन है। हमें लगा तो पूछते नहीं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सब लोगों को बता दिया कि निदान परिवर्तन का मतलब यही होता है जो जैसे हम गए मच्छर आने लगा सो हो जाए, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत है, काट लेंगे मलेरिया हो जाएगा। तो निदान फैक्टर होता है तो वो तो इंसान खुद ही नहीं पता रहता, तो वो तो डायग्नोसिस करने पे पता चलता है। कौन कोई भी फैक्टर बॉडी में इंटरनली हो रहा है, उसका त्याग करना ऐसा है। देखो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि भाई ये इसका हम एटियोलॉजी अननोन है, लेकिन कुछ भी चीज जैसे हम ये कर रहे हैं मांस को देखा जाता है ना, एक्सेप्शन को नहीं देखा जाता है, मांस को देखा जाता है कि मांस में ये चीज खाइए। ऐसे आजकल क्या कहा जा रहा है भाई, वेट मत बढ़ाइए, ठीक है, वो मोटे अनाज जो है वो खाइए, मोटे अनाज खाइए, बहुत ज्यादा वो खाद वाले सारे अनाज जो है वो अवॉइड करिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, फाइबर खाइए। ये क्या, ये वही कहा जा रहा है कि निदान परिवर्तन है। ये सब चीज खाएंगे तो बीमारियां आपको नहीं होंगी। इंटरनल जैसे तो लीवर बढ़ रहा है तो लीवर ऐसे वैसे तो बढ़ता है, मान लो किसी का लीवर ही अंदर बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ गलत चीज खा रहा है तभी बढ़ रहा है उसका, तो वही निदान है। बाहर की चीजें खा रहा है, समोसा खा रहा है, उसका टूरिंग जॉब है, होटल में खा रहा है, वो निदान है उसके लिए। तो मैक्सिमम जितना अवॉइड करना वही निदान। निदान परिवर्तन का मतलब समझ लेना। दो लड़के, एक लड़का और दो लड़की।